कार्ल सेगन कहते हैं, हम ब्रह्मांड का वह माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांड स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा है। जरा इस एक वाक्य के बारे में गहराई से सोचिए। इसका अर्थ क्या है? क्या सचमुच हम, जो खुद को इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, केवल एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं? और अगर ऐसा है तो यह पूरा ब्रह्मांड आखिर चल कैसे रहा है? अगर कोई ईश्वर इसे हर पल संचालित नहीं कर रहा, तो फिर अरबों खरबों आकाश गंगाएं, अनगिनत तारे, ग्रह, धूमकेतु और निहारिकाएं बिना किसी टकराव के अपने अपने नियमों का पालन कैसे कर रही हैं? कार्ल सेगन अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस में इन प्रश्नों का उत्तर किसी धार्मिक विश्वास या कल्पना से नहीं, बल्कि विज्ञान, अवलोकन और प्रमाणों के आधार पर खोजने की कोशिश करते हैं। यह पुस्तक केवल अंतरिक्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की जिज्ञासा, विज्ञान की शक्ति और ब्रह्मांड में हमारी वास्तविक जगह की कहानी है। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक ब्रह्मांड को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाए, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत रात में आसमान की ओर देखते हैं। आपको कुछ चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। बचपन से हमें लगता है कि यही पूरा आकाश है, लेकिन कार्ल सेगन कहते हैं कि हमारी आंखें हमें ब्रह्मांड का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा दिखाती है। जो तारे हमें दिखाई देते हैं वे केवल हमारी अपनी आकाश गंगा के कुछ तारे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। यानी हमारी कल्पना जितनी बड़ी है, वास्तविक ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक विशाल है। यहीं से सेगन हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। इंसान हमेशा से खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता आया है। कभी लोगों को लगता था कि पृथ्वी स्थिर है और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ा। पहले पता चला कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, फिर पता चला कि सूर्य भी कोई विशेष तारा नहीं है, बल्कि अरबों तारों में से केवल एक सामान्य तारा है। और फिर यह भी समझ में आया कि हमारी पूरी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। कार्ल सेगन कहते हैं कि विज्ञान हमें घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता सिखाता है। जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही महसूस होता है कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन यही छोटी सी मानव जाति इतनी अद्भुत है कि वह पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर कोई ईश्वर हर ग्रह को हाथ से नहीं चला रहा, तो फिर यह सब कैसे चल रहा है? सेगन कहते हैं कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम करती है। जैसे पृथ्वी पर अगर आप कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिरता है। ऐसा इसीलिए नहीं कि हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे धकेल रही है, बल्कि इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। ठीक इसी तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम उन्हें उसी मार्ग पर बनाए रखते हैं। एक बार जब प्रकृति के नियम मौजूद हैं, तो वे हर क्षण अपना कार्य करते रहते हैं। यानी विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे हर पल कोई बाहर से चलाए, बल्कि यह स्वयं अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकसित होता रहता है। सेगन बार बार कहते हैं कि जब हमें किसी घटना का कारण नहीं पता होता, तो हम अक्सर उसके पीछे किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे रहस्य कम होते गए। बिजली कभी देवताओं का क्रोध मानी जाती थी, ग्रहण को अपशकुन माना जाता था, बीमारियों को दुष्ट आत्माओं का प्रभाव समझा जाता था। लेकिन विज्ञान ने इन सबके प्राकृतिक कारण खोज ली। इसीलिए सेगन हमें चेतावनी देते हैं कि किसी भी रहस्य को केवल इसलिए चमत्कार मत मान लीजिए क्योंकि अभी उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हो सकता है भविष्य का विज्ञान उसका उत्तर खोज ले। फिर कार्ल सेगन हमें समय की ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वे कहते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड के लगभग 13.8 अरब वर्षों के इतिहास को एक कैलेंडर वर्ष में बदल दिया जाए, तो 1 जनवरी को ब्रह्मांड का जन्म होगा और 21 दिसंबर की आधी रात वर्तमान समय होगा। अब सोचिए, इस पूरे वर्ष में मानव इतिहास कहाँ आता है? पूरी मानव सभ्यता, मिस्र के पिरामिड, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, यीशु, मोहम्मद, न्यूटन, आइंस्टीन, आधुनिक विज्ञान, इंटरनेट, ये सब केवल 31 दिसंबर की अंतिम कुछ सेकंडों में आता है। सेगन यह उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम स्वयं को जितना महत्वपूर्ण समझते हैं, ब्रह्मांड के इतिहास में हमारा अस्तित्व उतना ही नया और छोटा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा कोई मूल्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि इतने विशाल ब्रह्मांड में भी चेतना का जन्म हुआ। ऐसे जीव पैदा हुए जो स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं। यही सबसे आश्चर्यजनक बात है। अब प्रश्न उठता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। कार्ल सेगन बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब न पृथ्वी थी, न सूर्य, न तारे, न आकाशगंगाएं और न ही जीवन। ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और अत्यंत सघन अवस्था से फैलना शुरू हुआ। जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, तापमान कम होने लगा। धीरे धीरे सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम। उस समय ब्रह्मांड में आज जैसी विविधता नहीं थी। फिर गुरुत्वाकर्षण ने गैस के विशाल बादलों को धीरे धीरे एकत्र करना शुरू किया। लाखों करोड़ों वर्षों तक ये बादल सिकुड़ते रहे, दबाव और तापमान बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया जब पहले तारे जन्मे। यहीं से ब्रह्मांड सचमुच रोशनी से भरने लगा। सेगन बताते हैं कि तारे केवल चमकते हुए गोले नहीं हैं, वे विशाल परमाणु भट्टियां हैं जिनके भीतर नए नए तत्व बनते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और अंत में लोहे जैसे तत्व। लेकिन एक और आश्चर्य बाकी था। जब बहुत विशाल तारे अपना जीवन समाप्त करते हैं तो वे महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के रूप में फटते हैं। उसी विस्फोट में वे सारे भारी तत्व पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। कार्ल सेगन का सबसे प्रसिद्ध विचार यहीं सामने आता है। वे कहते हैं, हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह केवल एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। आपके शरीर का कार्बन, आपकी सांसों का ऑक्सीजन, आपके खून का लोहा, आपकी हड्डियों का कैल्शियम, इनमें से लगभग सभी भारी तत्व कभी किसी प्राचीन तारे के भीतर बने थे। यानी अरबों वर्ष पहले जो तारे जन्मे और नष्ट हुए, उन्हीं के अवशेषों से बाद में नए तारे बने, ग्रह बने और अंततः पृथ्वी बनी। दूसरे शब्दों में, हम पृथ्वी के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के बच्चे हैं। यहीं कार्ल सेगन मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो वास्तव में हम अपने ही प्राचीन इतिहास की ओर देख रहे होते हैं। हर तारा हमें अरबों वर्ष पुरानी कहानी सुना रहा है, और शायद यही कारण है कि इंसान हमेशा से सितारों की ओर आकर्षित होता रहा है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह आज जैसी सुंदर और जीवन से भरी दुनिया बिल्कुल नहीं थी। चारों ओर पिघली हुई चट्टानें थीं, लगातार उल्कापिंड टकरा रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे और वातावरण भी आज जैसा नहीं था। लेकिन कार्ल सेगन कहते हैं कि प्रकृति के पास अरबों वर्षों का समय था। जहां मनुष्य कुछ वर्षों में परिणाम चाहता है, वहीं ब्रह्मांड करोड़ों और अरबों वर्षों में परिवर्तन करता है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, जलवाष्प संघनित होकर महासागर बने। अब एक ऐसा वातावरण तैयार हो चुका था जहां रसायन विज्ञान अपनी सबसे अद्भुत कहानी लिखने वाला था। कार्ल सेगन बताते हैं कि जीवन अचानक किसी पूर्ण रूप में पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ। विज्ञान के अनुसार सबसे पहले साधारण रासायनिक अणुओं ने मिलकर अधिक जटिल अणुओं का निर्माण किया। करोड़ों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे ऐसे अणु बने जो अपनी प्रतिलिपि बना सकते थे। यहीं से जीवन की पहली सीढ़ी शुरू हुई। ध्यान दीजिए, सेगन यह दावा नहीं करते कि विज्ञान ने जीवन की उत्पत्ति का हर उत्तर खोज लिया है। वे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन वे कहते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर अभी न मिलना यह प्रमाण नहीं है कि उसका उत्तर कभी मिलेगा ही नहीं। यही विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। विज्ञान यह कहने से नहीं डरता कि हमें अभी नहीं पता। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक जीवन बहुत साधारण रूप में रहा। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। कुछ जीव अपने वातावरण के अनुसार अधिक सफल हुए, कुछ समाप्त हो गए। यही वह विचार है जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के रूप में समझाया और कार्ल सेगन ने कॉस्मोस में अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया। सेगन कहते हैं कि प्रकृति किसी जीव के लिए पहले से योजना नहीं बनाती। कोई जीव इसलिए जीवित नहीं रहता क्योंकि उसे विशेष कृपा मिली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके गुण उसे उस वातावरण में जीवित रहने में सहायता करते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही। छोटे छोटे परिवर्तन इकट्ठे होते गए। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। समुद्र से जीवन बाहर आया, पौधे विकसित हुए, मछलियां, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और अंततः मनुष्य। कार्ल सेगन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। हम उसी विकास की निरंतरता हैं। जिस तरह पेड़, पक्षी, व्हेल, हाथी और चींटी
इस धरती के इतिहास का हिस्सा हैं, उसी तरह मनुष्य भी है। हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसी का एक छोटा सा भाग हैं। यहीं वे मानव अहंकार पर प्रश्न उठाते हैं। हम अपने शहरों, इमारतों, विज्ञान और तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर देखें तो हमारी पूरी सभ्यता एक पल से भी कम समय की घटना है। सेगन कहते हैं कि यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है। इसके बाद वे हमारी आकाश गंगा की ओर ध्यान ले जाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में ही लगभग सैकड़ों अरब तारे हैं और पूरे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं। अब एक प्रश्न स्वाभाविक है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? कार्ल सेगन कहते हैं कि इसका उत्तर उस समय भी हमारे पास नहीं था और आज भी निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में केवल एक ग्रह पर जीवन होना आश्चर्यजनक होगा। यही कारण है कि वे बुद्धिमान बाह्य सभ्यताओं की खोज का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि हमें प्रमाणों के साथ खोज जारी रखनी चाहिए, लेकिन वे एक चेतावनी भी देते हैं। कल्पना और प्रमाण में अंतर होता है, सिर्फ इसलिए कि हमें उड़न तश्तरियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सच हैं। असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। यह वाक्य कार्ल सेगन के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है। वे कहते हैं, असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण आवश्यक हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसने किसी दूसरी दुनिया के प्राणी को देखा है, तो केवल उसका दावा पर्याप्त नहीं है, प्रमाण भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। यही सोच विज्ञान को अंधविश्वास से अलग करती है। इसके बाद सेगन मानव सभ्यता की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान हमेशा आसानी से आगे नहीं बढ़ा। इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए जब महान पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए, वैज्ञानिकों को चुप करा दिया गया और प्रश्न पूछने वालों का विरोध हुआ। वे विशेष रूप से ज्ञान के संरक्षण का महत्व बताते हैं। यदि मानवता अपना ज्ञान खो दे तो उसे फिर से वही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए वे कहते हैं कि सभ्यता केवल इमारतों से नहीं बनती, बल्कि ज्ञान, जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से बनती है। कार्ल सेगन बार बार बच्चों का उदाहरण देते हैं। हर बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है। वह हर चीज पूछता है, क्यों, कैसे, कब, कहां। लेकिन जैसे जैसे समाज उसे बिना प्रश्न किए उत्तर स्वीकार करना सिखाता है, उसकी जिज्ञासा कम होने लगती है। सेगन चाहते थे कि मनुष्य जीवन भर प्रश्न पूछता रहे, क्योंकि प्रश्न ही खोज की शुरुआत है। इसके बाद वे ब्रह्मांड को देखने का एक अत्यंत सुंदर दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम दूर स्थित आकाश गंगाओं को देखते हैं, तब हम वर्तमान नहीं बल्कि अतीत देख रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों और अरबों वर्ष लगते हैं। इसका अर्थ है कि दूरबीन वास्तव में समय की मशीन की तरह काम करती है। जितना दूर देखते हैं, उतना ही अतीत में झांकते हैं। इस तरह हम ब्रह्मांड के इतिहास को पढ़ सकते हैं। अब फिर वही प्रश्न, अगर कोई ईश्वर हर क्षण ब्रह्मांड को नहीं चला रहा, तो फिर व्यवस्था कैसे बनी हुई है? कार्ल सेगन का उत्तर स्पष्ट है। ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। भौतिकी के नियम तारों के जन्म और मृत्यु को समझाते हैं। रसायन विज्ञान जीवन के आधारभूत तत्वों को समझाता है। जीव विज्ञान बताता है कि जीवन कैसे बदलता और विकसित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर दे चुका है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जहां उत्तर नहीं मिला, वहां खोज जारी है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्ल सेगन कभी यह नहीं कहते कि मैंने अंतिम सत्य खोज लिया है। वे कहते हैं कि ज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। आज जो सिद्धांत है, कल बेहतर प्रमाण मिलने पर बदल भी सकता है। यही वैज्ञानिक सोच है। किसी विचार से प्रेम मत करो, सत्य से प्रेम करो। यदि प्रमाण बदल जाए तो निष्कर्ष भी बदलने चाहिए। और शायद यही कॉस्मोस का सबसे बड़ा संदेश है। यह पुस्तक केवल ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की कहानी नहीं है। यह विनम्रता की कहानी है। यह जिज्ञासा की कहानी है। यह उस साहस की कहानी है जिसमें मनुष्य बिना डरे यह स्वीकार करता है कि हमें अभी सब कुछ नहीं पता। कार्ल सेगन अंततः हमें यह महसूस कराते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, लेकिन महत्वहीन नहीं। हम छोटे इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड असीम है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जहां तक हमें पता है, इसी ब्रह्मांड ने हमारे माध्यम से स्वयं को समझना शुरू किया है। हम तारों की धूल से बने हैं। हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसे हम दूरबीनों से देखते हैं। जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं,
तब वास्तव में हम अपने ही प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे होते हैं। और शायद इसी कारण कार्ल सेगन का यह विचार आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। हम ब्रह्मांड का वह माध्यम हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड स्वयं को जानता है। यही कॉस्मोस का सार है। डर के स्थान पर जिज्ञासा, अंधविश्वास के स्थान पर प्रमाण और अहंकार के स्थान पर विनम्रता। ब्रह्मांड हमें यह नहीं सिखाता कि हम सबसे बड़े हैं, वह हमें यह सिखाता है कि हम सीख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सत्य की खोज कभी बंद नहीं करनी चाहिए।